जय हिंद, गुड मॉर्निंग साथियों। एक लंबे ब्रेक के बाद में आज फिर से स्टार्ट राजस्थान ज्योग्राफी के एपिसोड में हम लोग लास्ट क्लास में वन्य जीव अभ्यारण्य का चैप्टर चल रहा था और उसमें बाघ परियोजना पढ़ के गए हैं और दो बाघ परियोजना उसमें पढ़ा ली गई थी। एक सरिस्का के बारे में लिख लिया गया था और एक आई थिंक रणथंभौर के बारे में लिख लिया गया था। आज एक तीसरी बाघ परियोजना है जिसके बारे में हम लोग लिखेंगे और तीसरी बाघ परियोजना हमारे पास है, वो है मुकुंदरा बाघ परियोजना। मुकुंदरा, इसको मुकुंदरा टाइगर हिल्स भी कह सकते हैं, इसको दर्रा बाघ परियोजना भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम इसको दिए जा सकते हैं। तो इसके बारे में हमें लिखना है क्या नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। अब यहां से एक प्रश्न जो आएगा वो थोड़ा सा ध्यान रखना। मुकुंदरा एक बाघ परियोजना भी है और यही मुकुंदरा एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। समस्या यह है कि राष्ट्रीय बाघ परियोजना का दोनों का हेडक्वार्टर जो है वो कोटा में है। कहां पर है? कोटा, मुख्यालय कोटा में। लेकिन गलती क्या होती है इस बात को समझो। बाघ परियोजना जो है ये 4 जिलों में है। बाघ परियोजना 4 जिलों में, जिसमें आपका एक कोटा, एक आपका बूंदी, एक आपका झालावाड़ और एक आपका चित्तौड़गढ़। 12 नहीं है, ये समस्या है बाघ परियोजना। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान ये 2 जिलों में है, जिसमें एक आपका कोटा है और दूसरा आपका चित्तौड़गढ़ है। ये गलती करवाता है। टाइगर को घूमने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, इसलिए वो 4 जिलों में है। ने पार्क आपने घर में भी बना सका, नहीं होता वो 2 जिला में। टाइगर को घूमने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, वो 4 जिलों में है, 12 में नहीं है। और पार्क घर में बन सकता है, इसलिए वो 2 जिलों में, कोटा और चित्तौड़। पहले क्या लिखेंगे? बाघ परियोजना लिख रहा है इसको, को लिखेंगे मुकुंदा बाघ परियोजना लिखा। कोटा, कोटा 11 अप्रैल 2013 को 11 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया। 11 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया। यह 4 जिलों कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी में फैला हुआ है या फैली हुई है, फैला हुआ या फैली हुई है। अगली लाइन को लिखो। इस परियोजना में लक्ष्मीपुरा, पहली बार पढ़ा हो, ध्यान रखना कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हारे को। लक्ष्मीपुरा, खरली बावड़ी, लक्ष्मीपुरा, खरली बावड़ी, लक्ष्मीपुरा, खरली बावड़ी, घाटी झागीर के गांवों को विस्थापित किया गया। कहने का मतलब यह है कि ये जो गांव थे 3, ये इस कोटा के अंदर थे, इस बाघ परियोजना में थे। इनको यहां से बाहर निकाला गया है और कहीं और ले जाया गया है। जैसे अभी सरिस्का में अलवर वाला जो पार्ट है उसमें 6 गांव जो उनको बाहर निकाला गया और उनको तिजारा में बसाया गया। तो ये थोड़ा सा देखना, यहां से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखो नंबर 4, रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी ये कहां पर लिखना? बूंदी। रामगढ़ विषधारी बूंदी लिखो एक लाइन को। भीलवाड़ा व बूंदी जिलों के वन क्षेत्रों में फैली हुई 5 जुलाई 2021 को 5 जुलाई 2021 को घोषणा की गई। 5 जुलाई 2021 को घोषणा की गई। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट लिखना है धौलपुर करौली बाघ परियोजना। धौलपुर करौली बाघ परियोजना
इसका नाम ही धौलपुर करौली बाग परियोजना, याद रखना, धौलपुर करौली बाग परियोजना, धौलपुर करौली बाग परियोजना। लिखो इसमें राजस्थान की सबसे नवीनतम, राजस्थान की सबसे नवीनतम 5वीं बाग परियोजना, 5वीं बाग परियोजना, जिसकी घोषणा, जिसकी घोषणा 22 अगस्त 2023 को, 22 अगस्त 2023 को हुई थी, हुई थी। ये तो आपको आना चाहिए। इसके बाद हमारे को ये प्रश्न पूछता है कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी बाग परियोजना कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, उनका एरिया कौन सा है, या तो आरोह अवरोही क्रम आ जाता है या फिर ये पूछ लेता है। अब ये हमारे को नहीं आता, हम कैसे इसको देखें, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके डाटा है, समझ में आपको, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसके डाटा है। हम सरकार की वेबसाइट का डाटा लिखेंगे, किताब में मर्जी जो लिखा अपन नहीं जाए, जो सरकार ने लिखा हम उसी को ध्यान रखेंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न सिंपल सा और, कि बाघों के संरक्षण के लिए भारत में या असम की धरती पे किस कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा कर ली है, क्या बाघों का संरक्षण कीजिए, वो कंपनी कौन सी होगी, तो बता सकता है क्या? कौन सी होगी वो कंपनी? एनी आइडिया? कोई नहीं बताता साहब, पढ़ने को मिलता ही नहीं है तुम्हारे को। एक्स्ट्रा लाइन करके लिखो, एक्स्ट्रा लाइन लिखो। वेदांता समूह ने, अनिल अग्रवाल, वेदांता समूह ने बाघ संरक्षण के लिए, बाघ संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है, अनुदान देने की घोषणा की है। नेक्स्ट लिखो, बाघ परियोजनाओं का क्षेत्रफल, बाघ परियोजनाओं का क्षेत्रफल कौन सी होगी सबसे बड़ी बाघ परियोजना, कोई बता सकता है? ऐसे बेसिक सा, सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी होगी? मुकुंदरा नहीं है, और कोई? लिखो रणथंभौर, रणथंभौर नंबर 1 पे आपकी रणथंभौर। एरिया कितना उसका? 1530.23 किलोमीटर स्क्वायर। ये सरकार की वेबसाइट से लिख रहे हैं, अपन इस बात को याद रखना, अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, बाकी मर्जी जो लिखे कोई लेना नहीं। 1530.23 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे लिखो रामगढ़, रामगढ़, इसका एरिया लिखो 1496.49 किलोमीटर स्क्वायर, 1496.49 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पे लिखो सरिस्का, सरिस्का 1213.34, 1213.34 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मुकुंदरा, मुकुंदरा 1135.78 किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे लास्ट कौन सी होगी जल्दी बताओ, एक बच गई है, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली। ये कितना था? 599.64। आपका प्रश्न बन गया आरोही अवरोही क्रम का, समझ गए? ऊपर से नीचे आओगे अवरोही, और ऐसे जाओगे तो आरोही। अवरोही में बड़ा है वो सबसे पहले आता, आरोही में छोटा वो सबसे पहले आता, ठीक है ना? ये थोड़ा सा देखना, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
हेडिंग डालो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। कितने राष्ट्रीय उद्यान हमारे पास? 3। कौन कौन से थे 3? तीन राष्ट्रीय उद्यान है हमारे पास। एक आपका राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर, रणथंभौर बाघ परियोजना भी है, लिखना नहीं है, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। एक हमारे पास केवलादेव, जिसको आप लोग क्या कहते हो? घना पक्षी विहार। और तीसरा हमारे पास मुकुंदरा या मुकुंदरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सबसे पहले लिखना आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। लिखो एक लाइन को। आजादी से पहले, आजादी से पहले यह जयपुर रियासत का, आजादी से पहले यह जयपुर रियासत का शिकारगाह था। सोच भी नहीं सकते कि यहां तक जयपुर वाले क्या काम है। आजादी से पहले यह जयपुर रियासत का शिकारगाह था। शिकारगाह का मतलब यह है शिकार खेलने की जगह, जहां पे राजा महाराजा जाके शिकार करते थे। जगह फिक्स होती थी कि इतनी जगह में हम ही शिकार करेंगे और कोई नहीं कर सकता। और शिकारों के चक्कर में राजा महाराजाओं के रजवाड़े लूटे गए। उदाहरण के तौर पर भगवान राम जी, वनवास झेलना पड़ा, शिकार के कारण से झेलना पड़ा। राजा दशरथ शिकार करने के लिए जाते हैं, तीर चलाते हैं, श्रवण कुमार को लग जाता है और वनवास दे दिया जाता है। सेम कहानी आप मेवाड़ में पढ़ते हो। मेवाड़ी महाराज राज सिंह, शिकारों के कारण देखना पड़ा, हमने कहा राजसमंद झील बनवानी पड़ी, बहुत सारे लोग। इसलिए शिकार जो है किसी का भला नहीं किया है, इसने हमेशा नुकसान ही पहुंचाया है। लिखो इस रणथंभौर में क्या लिखा लास्ट लाइन? रियासतगढ़ शिकारगाह था। 1955 में इसे 1955 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया, वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया। और 1 नवंबर 1980 को 1980 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। रणथंभौर में क्या क्या चीजें देखने वाली, कोई बता सकता है क्या? हाँ वो तो ही है, और कोई? वो नॉर्मल सब जानते हैं, इसके अलावा बताओ। क्या? जोगी महल, हम ठीक है, हाँ यही है वो रणथंभौर में। कौन सी बावड़ी यहाँ पे? और कौन सा तालाब है रणथंभौर में? इस रणथंभौर का एक झील आ जाए ना, मैं कह रहा हूं आधे से ज्यादा लोगों का उत्तर गलत है, मानसरोवर झील। इसका उत्तर जब भी आए सबका उत्तर क्या होगा? जबकि है कहा ये मैंने पहले भी कहा था एक बार क्लास में। लिखो इस उद्यान में, इस उद्यान में कमलधार, लिखना है नाम, बहुत सारे पढ़ाऊंगा, आर्ट वाले भूल जाते हैं, मैं बताता हूं, है ना। कमलधार, नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, रणथंभौर दुर्ग जानते हो, नहीं लिख रहा है ना। नर्मदेश्वर महादेव, झूमर बावड़ी, झूमर बावड़ी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी जानते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। झूमर बावड़ी, पद्म तालाब, पद्म तालाब, राजबाग झील, हाँ राजबाग, राजबाग झील, मलिक तालाब, मलिक तालाब,
गिलाई सागर, गिलाई सागर, लाहपुर झील, लाहपुर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, जोगी महल आदि दर्शनीय, आदि दर्शनीय। आप लोग ये मलिक सागर आया है, आपने कहीं पढ़ा होगा मिठे शाह की दरगाह, मलिक शाह मलिक पीर की दरगाह, इस तरह से कुछ पढ़ा होगा, जो झालावाड़ में पढ़ते हैं आप लोग, है ना, उधर कहीं पढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोगों ने इसमें एक पद्मा तालाब नाम आया है, और हिस्ट्री में कहीं पढ़ा होगा कि एक पद्मा नाम की महिला थी जिसने जल जौहर किया था, याद आ रहा कुछ, रणथंभौर का पहला जल जौहर पढ़ा है चौहान राजवंश में, ये वही है। गिलाई सागर भी है, बहुत सारी चीजें हैं। अगली लाइन को लिखो, लाइन को चेंज करो। यहां पर रेंटेड तीतर, रेंटेड तीतर और दुर्लभ काला गरुड़, रेंटेड तीतर और दुर्लभ काला गरुड़ पाया जाता है। आपने रणथंभौर दुर्ग पढ़ा होगा, और उसमें वहां पे गिद्ध कराई पहाड़ी पड़ी होगी कि रणथंभौर में जब सजा दी जाती थी किसी को, तो उस पहाड़ी के ऊपर उसका खुला शव छोड़ दिया जाता था, गिद्ध उसको खा जाते थे। गरुड़ भी यहां पर है, रेंटेड तीतर भी यहां पे है। लिखो, राजस्थान का पहला अभयारण्य, रणथंभौर की बात कर रहे हैं ना, राजस्थान का पहला अभयारण्य जिसमें जिसमें ग्रीष्म काल में पहाड़ों के ऊपरी भाग में, पहाड़ों के ऊपरी भाग में पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई, पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके तहत पहले चरण में इंडाला डांग 460 मीटर हाइट है, ध्यान रखना, इंडाला डांग 460 मीटर, रण डांग 440 मीटर, बलास डांग 440 मीटर पाइप डाले गए हैं। इस लाइन का मीनिंग्स ये है कि ग्रीष्म काल का जब समय आता है तो वन्य जीव जो है वो ऊंचे भागों से नीचे भाग की तरफ पानी पीने के लिए आता है, क्योंकि ग्रीष्म काल में ऊपरी भाग में पानी नहीं रहता, और जब ऊपरी भाग में पानी नहीं है वो नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पे मनुष्य मिलेंगे, उनको मारेंगे, शिकार करेंगे, डेफिनेट निचले भाग में पीने के लिए पानी आएंगे। तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि इन वन्य जीवों के लिए पानी की व्यवस्था ऊपर ही कर दो, नीचे से ऊपर जाएगा, हाँ पानी नीचे से ऊपर जाएगा। बड़ा विचित्र घटनाक्रम घटा, इसलिए लिखा मैंने, इसीलिए लिखा पहला अभ्यारण्य है कि पाइपलाइन नीचे से ऊपर पानी पहाड़ों में पहुंचाओ और पहाड़ों बहुत बना के पानी वहीं भर लो, वहीं रहे, तो वन्य जीव वहीं रहे। और ये जो प्रोजेक्ट चलता है पूरा पूरा सौर ऊर्जा से चलता है, यानी मनुष्य की कोई एंट्री भी नहीं, वो पानी वहां तक जाता है ग्रीष्म काल में और वो जीव जानवर वही पानी पी लेता है। ये पहली बार ऐसा प्रयोग कहां हुआ है तो याद रखना, रणथंभौर में। ये बात को नंबर 2 लिखो, सरिस्का, सॉरी सरिस्का नहीं, केवलादेव या गला पक्षी विहार। ये डांग याद रखना ना, मेरा जैसा एग्जामिन हुआ ना तभी लिखेगा इंडाला डांग, दलास डांग, रण डांग का संबंध निम्न में से किस जिले का है, और वो उत्तर है सवाई माधोपुर। और लोगों का डांग डांग खूब पढ़ा कि हमने डांग की रानी करौली को पढ़ा है, तो इसका उत्तर करौली कर लो, समझ गया, बड़े विपरीत हालात।
विपरीत हालात से बाहर निकालने का काम मेरा है। थ्योरी सारी मिलेगी, कुछ भी नहीं छूटेगी, इस बात को याद रखना है। ठीक है। नंबर 2 लिखना है केवलादेव या घनापक्षी विहार। सबने सुना है नाम? कौन से जिले में आता है? कौन से जिले में आता है? भरतपुर। ये बताइए कौन से त्रिकोण पर स्थित है? ये कौन से त्रिकोण पर स्थित है? मरु त्रिकोण तो सीटी में आई। लंका लेफ्ट भी बहुत सारों के। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। और से पूछा कि कौन सा जिला मरु त्रिकोण नहीं आता है, उसका आंसर क्या था? बाड़मेर। लेकिन बाड़मेर को भी अब शामिल कर लिया, इसलिए मैंने कहा भी था लोगों को कि ये प्रश्न चाहो तो गलत करवा सकते हैं, डिलीट हो सकता है। ये है तीनों, अब चारों हो गए। अब तो चारों हो गए। पहले ये तीन ही थे ऊपर वाले, इसलिए बाहर निकालने में किसको निकालेंगे? आंसर क्या आएगा उसका? लोग इसको बाहर निकाल रहे कुछ, इसको बाहर, ये तो पहले से है। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं, ये केवलादेव कौन से त्रिकोण पर स्थित है? एनी आइडिया? कहीं नहीं पढ़ा कभी? भूले भटके भी कहीं, भूले भटके कहीं पानो हाथ लाग जो कटक पढ़ ली दो नहीं पढ़े? देखो, इधर होती दिल्ली, इधर होवे जयपुर, और इधर होवे आगरा। वेरी गुड। दिल्ली, जयपुर, आगरा स्वर्ण त्रिकोण, गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य। और इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा जो मिला है, वो एक व्यक्ति था, उसके प्रयास से मिला। वो व्यक्ति कौन था? किस व्यक्ति ने प्रयास किया जिससे इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा मिला, और उस व्यक्ति को पक्षी वाले बाबा कहते हैं। बर्डमैन के रूप में कौन जाना जाता है? बर्डमैन। टाइगर मैन मैंने एक दिन भी बताया था, आपको याद है? टाइगर मैन एक दिन लिखा था मैंने कि कैलाश सांकला और फतेह सिंह राठौड़, याद आ रहा? एक दिन लिखा था मैंने, हमने वनस्पति वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां भी बताया था कि टाइगर मैन कैलाश सांकला के साथ साथ फतेह सिंह राठौड़। तो बताओ बर्डमैन कौन है? पक्षी वाले बाबा किसे कहते हैं? एनी आइडिया? वेरी गुड, शाबाश। डॉक्टर सलीम अली को पक्षी वाले बाबा कहते हैं, और इसी के प्रयास से इसको पक्षी वाला अभ्यारण्य का दर्जा मिला। और ये एशिया में पक्षियों की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली है, इसलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। और यहाँ पे पक्षी आपने पढ़ा होगा कि इस पक्षी का नाम साइबेरियन सारस, याद आ गया? साइबेरियन सारस, क्रेन, कुछ भी लिखा आ सकता है। और अगर इस बना पक्षी विहार में घूमने जाना है तो सबसे बढ़िया टाइम पीरियड है आपका नवंबर से फरवरी, क्योंकि पक्षी जब बातें कब आते हैं? शीतकाल में, और अपना प्रजनन काल करने के बाद पूरा चले जाते हैं। और अपनी मेवाड़ की धरती पे एक तालाब है जिसका नाम है आपका मैनार, ये बर्ड विलेज के रूप में जाना जा रहा है, मैनार। मेवाड़ की धरती पे उदयपुर जिले में मैनार पड़ता है, वो बर्ड विलेज के रूप में प्रसिद्ध होने वाला है। यहाँ पर भी पक्षी खूब आते हैं, प्रवासी। ठीक है, लिखो फटाफट केवलादेव कहाँ पक्षी को लिखना, लिखिएगा लाइन को, लिखो। पर्यटन परिपथ, पर्यटन परिपथ दिल्ली आगरा, पर्यटन परिपथ दिल्ली आगरा जयपुर, पर्यटन परिपथ दिल्ली आगरा जयपुर के स्वर्ण त्रिकोण पर, गोल्डन ट्राइंगल, प्री सीईटी वालों को पूछा, ग्रेजुएशन स्टूडेंट को मरु त्रिकोण, मेरे को लगे तुम्हें पूछे गोल्डन त्रिकोण, स्वर्ण त्रिकोण पर स्थित, स्वर्ण त्रिकोण पर स्थित भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य
पक्षी अभयारण्य का दर्जा, पक्षी अभयारण्य का दर्जा डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से मिला था, डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से मिला था। अली को, अली को पक्षी वाले बाबा कहते हैं। शॉर्ट टर्म लिखा है, ठीक है ना। अली को पक्षी वाले बाबा कहते हैं। लाइन को चेंज करो। यहां का प्रमुख पक्षी, यहां का प्रमुख पक्षी साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस। इसके अलावा और कोई, साइबेरियन सारस के अलावा और कोई पक्षी लिखो। हंसो, हंसो, कलहंसो, हंसो, कलहंसो, मेलार्ड, नाम नहीं सुने होंगे आप लोगों ने। हंसो, कलहंसो, मेलार्ड, गेडवाला, गेडवाला, पोचार्ड। ये पोचार्ड किसी परीक्षा में आया था, लोग ढूंढते ढूंढते रह गए कहां से आ गया। गेडवाला, पोचार्ड, पेंटेल्स, कोट्स, पेंटेल्स, कोट्स आदि। ये यहां पे बहुत सारे पक्षी है, ठीक है। ये प्रजनन काल के लिए आता है। लिखो लाइन को, लिख लाइन को। शीतकाल में यहां पर, शीतकाल में यहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं। शीतकाल में यहां पर प्रवासी पक्षी आते हैं और अपना प्रजनन काल, और अपना प्रजनन काल पूर्ण होने के बाद, पूर्ण होने के बाद पुनः लौट जाते हैं, पुनः लौट जाते हैं। इसमें लिखा क्या पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है? पहले ऊपर लिखा है क्या हमने? नहीं लिखा है। पुनः लौट जाते हैं, इसलिए यह अभयारण्य, इसलिए यह अभयारण्य एशिया में पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। एशिया में पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है, कहलाता है। यहां पर भ्रमण का समय, घूमने कब जाना है? यहां पर भ्रमण का समय नवंबर से फरवरी, भ्रमण का समय नवंबर से फरवरी। नेक्स्ट स्लाइड। 27 अगस्त 1981 को, 27 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया। और 1981 में ही, और 1981 में ही इसे रामसर साइट में शामिल किया। ये रामसर साइट क्या अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। इसे रामसर साइट में शामिल किया। और 1985 में, और 1985 में यूनेस्को ने, वेरी गुड, यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, विश्व विरासत सूची में शामिल किया। कंटिन्यू लिखता हूं। इस सूची में शामिल होने वाला, इस सूची में शामिल होने वाला यह राजस्थान का, यह राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य है। इसके अलावा किसी और अभयारण्य को शामिल नहीं किया, इस बात को याद रखना। बाकी किले शामिल है, बाकी महल है, बाकी कालियो कूद पड़ियो है। सुना है? कालवेलिया यूनेस्को की सूची में कालियो कूद पड़ियो मेला में साइकिल पंचर कर लायो। अपने राजस्थान में अगर कोई भी प्रोग्राम होता है तो एक बार साइकिल जरूर पंचर होती है, कालिया जरूर कूदता है। वो यूनेस्को की सूची में। ऐसे यूनेस्को की सूची में जंतर मंतर,
इसी यूनेस्को की सूची में जयपुर का परकोटा सुना है ना। और 6 किले आपने पढ़े होंगे, जिसमें पढ़ा होता हमारे को चिक्कू, गाजर, आम। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, घाघरौन, आमेर का महल, किला नहीं, आमेर का महल या आमेर फोर्ट, महल नहीं, आमेर दुर्ग, और एक आपका मेहरानगढ़। ये पढ़े आपने, चिक्कू, गाजर, आम, और र का मतलब रणथंभौर। 6 दुर्ग हैं जिसको विश्व विरासत की सूची में है। 6 दुर्ग है विश्व विरासत की सूची में ही, वो 6 दुर्ग है। आपने शॉर्ट तरीके से पढ़ा होगा कि आपका चीकू है, और आपका गाजर भी है, और आपका आम भी है। पता है सबने। चित्तौड़गढ़ की बात करता है, कुंभलगढ़ की बात करता है, गागरोन की बात करता है, और ये जैसलमेर की बात करता है, ये आपके रणथंभौर की बात करता है, ये आमेर दुर्ग की बात करता है, ये आपका मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करता है। ये 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 दुर्ग हैं। और 2013 में अंगोरवाट कंबोडिया में कोई बैठक हुई थी, जून का महीना था, उसमें इनको शामिल किया था। जयपुर का जंतर मंतर है, फिर आपका परकोटा है, और काले कूद पड़िया है। ये सब के सब अंदर है विश्व विरासत सूची में, तो ये हमारे को आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को लिखो। यहां पर सफेद सारस को यहां पर सफेद सारस को बचाने के लिए, सफेद सारस को बचाने के लिए ऑपरेशन राजहंस, ऑपरेशन राजहंस प्रारंभ किया गया। ऑपरेशन राजहंस प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट लाइन। इस अभ्यारण्य में, इस अभ्यारण्य में पानी की समस्या को, पानी की समस्या को दूर करने के लिए, पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट गोवर्धन ड्रेनेज, प्रोजेक्ट गोवर्धन ड्रेनेज चलाया गया, चलाया गया, जिसके तहत, जिसके तहत करौली के पांचरा बांध से, करौली के पांचरा बांध से पानी लिया जाता है। करौली के पांचरा बांध से पानी लिया जाता है। करौली के पांचरा बांध से पानी लिया जाता है। नेक्स्ट लाइन को लिखो। वो पढ़ा है वर्ड, हमने पढ़ा है क्या आर्टलैंड, नम भूमि, वेटलैंड, पहले पढ़ा है ना इसको कहीं भी। प्रत्येक 2 फरवरी को बनाते हैं, ऐसा कुछ लाइन लिखी है क्या कहीं पर? नहीं लिखा। देखो कुछ भी नहीं, बहुत चीजें बताता हूँ फटाफट, बाद में लिख लेंगे। इसमें इतना ही लिखना था, कोई दिक्कत नहीं। एक शब्द आता है रामसर साइट, क्या आता है? नाम सुना है सबने? इस रामसर साइट को वेटलैंड लिख सकते हैं आप लोग, आर्द्र भूमि लिख सकते हैं आप इसको, इसी को आप नाम भूमि भी लिख सकते हैं। सब कुछ जो मर्जी आप लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सब के सब नाम इसी के हैं, इसी के हैं। ये है क्या? बात करें हम लोग 2 फरवरी 1971 का समय है। कब का है? 2 फरवरी 1971 का। और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, ईरान का एक शहर पड़ता है, ईरान का शहर, उस शहर का नाम है रामसर। क्या नाम है? और इस रामसर में विश्व के कितने देश आए? 70 देशों ने एक सम्मेलन बुलाया। और 70 देशों ने एक सम्मेलन बुलाने के बाद कहा
कि हमारे को विश्व में ऐसे स्थान ढूंढ रहे हैं जहां 7 से 8 माह तक या 8 से 10 माह तक भूमि जो है वो नम रहती हो, दलदली रहती हो। ऐसे स्थानों को हमें ढूंढ रहा होगा और उनका हमें संरक्षण करना होगा, और वो स्थान अगर सूची में शामिल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रामसर साइट कहते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है। और रामसर कौन है, एक शहर का नाम। कभी आ जाए ना ऐसे पूछना कि रामसर क्या है, तो रामसर ईरान का एक शहर है। कोई नहीं बताओ तुम्हारे को, बस ये पता है कि रामसर साइट है, रामसर साइट है, वेटलैंड है। भारत में शायद अभी 85 के आसपास हो गई, हो गई 85, पहले 80 हुई फिर 85 हो गई। अब प्रश्न पूछे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को, लेकिन कब से मनाते इसका उत्तर नहीं है तुम्हारे पास। ये तो पता है 2 फरवरी को मनाते कब से ये नहीं पता। 1997 से, हाँ 97, जबकि संधि कब हो गई है, 71 में। लिखो लाइन, रामसर साइट करके लिखो, ये सब हेडिंग डालो, रामसर साइट, वेटलैंड, आर्द्र भूमि, नम भूमि, इस तरह से लिखो ताकि आपको समझ में आएगा। लिखो इसको ऐसे फॉरवर्ड में, हो गया, बोलो। लिखो लाइन को, 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 को विश्व के 70 देशों ने, विश्व के 70 देशों ने ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया, एक सम्मेलन का आयोजन किया और एक संधि पत्र, और एक संधि पत्र हस्ताक्षरित किया जिसे रामसर संधि कहते हैं, जिसे रामसर संधि कहते हैं। संधि पत्र हस्ताक्षरित किया यानी सब लोग आए तो साइन तो करने पड़ेंगे, हस्ताक्षरित किया जिसे रामसर संधि कहते हैं। और जो इसमें आ गया उसको हम फिर क्या कहेंगे, रामसर साइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रामसर संधि कहते हैं। वर्तमान भारत में 85 रामसर संधि है या रामसर साइट है, 85 रामसर संधि है। इसमें से राजस्थान में, इसमें से राजस्थान में 2, कौन कौन सी कोई बता सकता है क्या। एक तो सांबर, एक तो ये केवला हो जाएगा आपका केवला द्वीप। इसको कब याद रखना, 1981 में डाला था, कब डाला इसको। और एक हमारी कौन सी है तो सांबर झील, और ये सांबर झील कब के लिए इसमें तो 1990, और भारत में 81 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 2 राजस्थान में। हो गया, लाइन को बोलो आगे, नेक्स्ट लाइन को वो अगला लाइन को लिखना है। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है, जो 1997 से मनाया जा रहा है, जो 1997 से मनाया जा रहा है। ठीक है, इतना पढ़ लिया बहुत है, इसके अलावा इसमें आपसे कोई प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो मुकुंदरा, अगला राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा, थोड़ा स्पीड से लिखना, मुकुंदरा कोटा। लिखो एक लाइन को, कोटा चित्तौड़गढ़ जिलों में, कोटा चित्तौड़गढ़ जिलों में 9 जनवरी 2012 को घोषित, 9 जनवरी 2012 को घोषित। यहां पे प्रमुख पक्षी कौन सा, कोई बता सकता है। केवलादेव या मुकुंदरा में या दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख पक्षी कौन सा है। मुकुंदरा भी हो सकता है नाम, दर्रा भी हो सकता है, ऐसा कंफ्यूजन मत हो जाना, दर्रा आगे कहा जाओगे।
है ना, यूनिक कंफ्यूजन हो जाए दर्रा कहाँ गया, दर्रा है, ध्यान रखना, मुकुंदरा ब्याह है, दर्रा ब्याह यही है। यहाँ पे एक तोता है जिसका नाम क्या है, गागरोनी तोता। आपने लाइन पढ़ी होगी, इस गागरोनी तोते को हिंदुओं का आकाश लोचन क्या बोलते हैं इसको, सुना है नाम, हिंदुओं का आकाश लोचन। इसका वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया पेरिकीट, अलेक्जेंड्रिया पेरिकीट। और इस तोते ने पूरा मेवाड़ उजाड़ दिया, उजाड़ा था। रावण रतन सिंह की कहानी, वो तोता आता नहीं, पद्मन लेने जाता नहीं, तोता उड़ता नहीं, खलजी के बाद जाता नहीं, कहानी होती नहीं। सच्चाई कितनी कोई नहीं जानता, क्योंकि घटनाक्रम 1303 का और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती का 1540 में। 237 साल के आसपास की कहानी 200 साल के बाद कह रहा है कि ऐसा हुआ होगा, कोई घटनाक्रम नहीं। अलेक्जेंडर पेरिकेट, लाइन को लिखो चेंज करके, एक पैराग्राफ के रूप में लिखना काम आएगा। एक लाइन को लिखा ही लेता हूं मैं, काम नहीं है लेकिन लिख लो। इस राष्ट्रीय उद्यान में 3 वन्य जीव अभ्यारण्यों का क्षेत्र आता है। 3 वन्य जीव अभ्यारण्यों का क्षेत्र आता है। एक कौन सा है तो याद रखना दर्रा, एक कौन सा याद रखना चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, आगे पढ़ेंगे चंबल, और एक आएगा आपका जवाहर सागर। इन तीनों वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्र मिलाकर ये आपका क्या बना है, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान। अब एक और जानकारी, ये जो दर्रा या मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान है, शुरुआत जब घोषणा हुई थी तब इसकी हुई थी राजीव गांधी के नाम से। और एक बार कांस्टेबल वालों को पूछा बेचारों कि राजस्थान की धरती पे राजीव गांधी नेशनल पार्क का, तो सपने में भी नहीं सोचा, 100 प्रश्न कटवा लियो। लिखना नीचे लाइन पैराग्राफ के रूप में लिखना, नोट डाल के लिखो, नोट डाल कर। इस राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा 2004 में राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में बनाने की घोषणा की। राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में बनाने की घोषणा की, परंतु 2009 में मुकुंद सिंह हाड़ा के नाम पर, जो कोटा का था याद हो तो, दर्रा में पड़ा होगा अबली मिनी का महल, हड़ौद का ताजमहल जिसको कह रहे हैं आप लोग, वो यहीं पे था। मुकुंद सिंह हाड़ा के नाम पर रखा गया, जिसकी अधिसूचना 9 जनवरी 2012 को जारी हुई। 9 जनवरी 2012 को जारी हुई। देखो राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल 3 ही थे, हमने पढ़ लिए। राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, ये एक प्रश्न है। लिखो सबसे पहले मुकुंदरा सबसे बड़ा है, मुकुंदरा। आजकल प्रश्न आते हैं ऐसे छोटे छोटे, मुकुंदरा दर्रा। एरिया कितना लिख रहा हूं, 297.62 किलोमीटर स्क्वायर, 297.62 किलोमीटर स्क्वायर। दूसरा लिखो रणथंभौर, इसका कितना है 282.03 किलोमीटर स्क्वायर, 282.03 किलोमीटर स्क्वायर। और फिर को केवलादेव 28.73 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बात परियोजना खत्म हो गई, राष्ट्रीय उद्यान खत्म हो गई, और ये चैप्टर कल खत्म करा दूंगा। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कुछ जानकारी देनी है और जैव विविधता के बारे में जानकारी देनी है।
हो कल खत्म करा देंगे, क्योंकि वन्य जीव अगर वो 27 या 26 पढ़ लें तो उनके तो पीडीएफ लगाना है, फालतू में कब तक लिखवाऊंगा उनको, वो कोई मतलब ही नहीं, वो तो जगह याद करनी, क्या याद करना नहीं करना वो बता दूंगा। ठीक है, मिलेंगे ब्रेक के बाद, धन्यवाद।